भारत का न्यायिक इतिहास एनडी तिवारी केस और दूसरे केसेस से भरा पड़ा है, जहां डीएनए टेस्ट को लेकर पूरे देश में सामाजिक, घरेलू और राजनीतिक कंपन पैदा कर दिए थे। और यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि क्या पिता की पहचान के लिए विज्ञान को कानून की सीमाओं से ऊपर रखा जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डीएनए टेस्ट की कानूनी सीमा को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि कानून अब इस विषय पर एक नई और आधुनिक सोच की मांग करता है। पुराने केस का नाम भले ही इस नए फैसले में ना आया हो, लेकिन वे पुरानी छायाएं सुप्रीम कोर्ट की हर पंक्ति के पीछे खड़ी दिखाई देती हैं। आने वाले दिनों में कानून विज्ञान की गति को तय करेगा और विज्ञान कभी कानून का नियंता नहीं बन सकेगा। आइए सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। अपलेंट डॉक्टर महिला के पति का इलाज करते हुए महिला के संपर्क में आया था और धीरे धीरे डॉक्टर तथा महिला के बीच का यह संपर्क इतना निकट हो गया कि दोनों के बीच आपसी घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए। महिला का आरोप है कि इन्हीं संबंधों से 8 मार्च 2007 को एक बच्चा पैदा हुआ, परंतु जब अपलेंट ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी तो महिला ने एक टीवी कार्यक्रम में, जो लाइव था, अपनी कहानी को सार्वजनिक कर दिया और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर नंबर 233/2014 दर्ज की, जिसमें चीटिंग के सेक्शंस 417, 420 आईपीसी और तमिलनाडु विमेन हरेसमेंट एक्ट का उपयोग किया गया था। महिला का मुख्य क्लेम यह था कि बच्चा अपलेंट का जैविक वंशज है और इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए आरोपी डॉक्टर का डीएनए टेस्ट अनिवार्य है, जबकि आरोपी अपलेंट डॉक्टर लगातार ऐसी किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करता रहा। यही विवाद ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सभी जगह से होता हुआ सीढ़ी दर सीढ़ी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया। इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वह महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया कि क्या किसी महिला के आरोप और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के मौजूद होने मात्र से आरोपी पुरुष को डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य किया जा सकता है। आज का केस है आर राजेंद्रन वर्सेस कमर निशा एंड अदर्स। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1013/2021 थी, जिसे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच ने 10 नवंबर 2025 को, बस अब से कुछ ही पहले, डिसाइड किया था। थोड़ा सा विश्लेषण करके देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी कानूनी चुनौती क्या थी। कोर्ट ने सबसे पहले इस प्रश्न की जड़ में जाकर यह देखा कि जब यह विवाद पैदा हुआ तो महिला का पति उसके साथ रहता था, उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था। बच्चे के जन्म के समय महिला और उसके पति की शादी यथावत चल रही थी। बच्चा महिला के लीगल विवाह के दौरान पैदा हुआ था, इसलिए एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 के तहत विवाह की अवधि में पैदा हुए बच्चे को महिला के पति का बेटा ही माना जाएगा। यह कानून जस का तस आजकल के नए कानून बीएसए में भी बना हुआ है। इसलिए केवल पत्नी द्वारा यह कह देने से कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाए थे, क्या सेक्शन 112 क्या उसको खत्म कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 112 की लीगल प्रिजम्पशन को हटा देना सही नहीं होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 पुराने केसेस का सहारा लिया, गौतम कुंडू जो 1993 वाला केस था और भवानी प्रसाद जेना जो 2010 का केस था। इनके आधार पर कोर्ट ने कहा कि बच्चे की लेजिटिमेसी की प्रिजम्पशन तब तक नहीं छोड़ी जा सकती है जब तक कि पति पत्नी के बीच में नॉन एक्सेस का ठोस और निर्विवाद प्रमाण कोर्ट के सामने मौजूद ना हो। इस वर्तमान केस में महिला ने प्रमाण देना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा भी कभी नहीं कहा था कि वह अपने पति के साथ नहीं रहती थी या पति की उस तक नॉन एक्सेस थी। अब यहां यह थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह एक्सेस और नॉन एक्सेस क्या होता है। एक्सेस होता है शारीरिक संबंधों के लिए पति पत्नी का एक दूसरे के लिए उपलब्ध होना, एक दूसरे तक पहुंच होना। जब वो लोग एक दूसरे के लिए उपलब्ध होते हैं, यानी एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, तो इसे एक्सेस कहते हैं। लेकिन जब तलाक हो चुका हो, पति विदेश में हो, लापता हो, यानी पत्नी और पति एक दूसरे की पहुंच में ना हो, तो इसे नॉन एक्सेस कहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस केस में अपलेंट के साथ संबंधों के बावजूद महिला का अपने पति के साथ एक्सेस था, और यदि एक्सेस था तो कानूनी मान्यता सेक्शन 112 की प्रिजम्पशन को अवश्य ही माना जाएगा। इस पर सवाल तभी उठाया जा सकता था यदि महिला कहती और यह साबित करती कि उसका और उसके पति के बीच का एक्सेस समाप्त हो चुका था। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला ने कहीं भी यह दावा तक नहीं किया है कि गर्भाधान की अवधि में उसके पति का उसके साथ कोई शारीरिक संपर्क था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि डीएनए टेस्ट इज नॉट ए राइट ऑफ द कंप्लेनेंट। यह किसी शिकायतकर्ता महिला का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट कोई रूटीन अधिकार नहीं है, और इसके लिए उन्होंने अपने एक बिल्कुल ताजा जजमेंट इवान रथीनाम वर्सेस मिलान जोसेफ 2025 का जजमेंट है, इसमें बताए गए दो कानूनी अवरोधों यानी कि दो ब्लॉकेड थ्योरीज को लागू किया। पहला ब्लॉकेड तो यह होता है, पहला कानूनी अवरोध यह होता है कि क्या वर्तमान एविडेंस जो रिकॉर्ड के ऊपर है वह अपर्याप्त है, और दूसरा ब्लॉकेड या दूसरा अवरोध यह होता है कि क्या दोनों पक्षों के हितों का संतुलन इतना आवश्यक है कि आरोपी को बलपूर्वक डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजना पड़े। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोनों अवरोध पार नहीं हुए हैं। दोनों अवरोध अपनी जगह पर बने हुए हैं। जन्म से जुड़े हुए दस्तावेज जैसे बालक का स्कूल रिकॉर्ड या उनके विवाह के डॉक्यूमेंट्स, ये सब हस्बैंड की पैटर्निटी की पुष्टि करते हैं, दिखाते हैं कि वह व्यक्ति उस समय महिला का कानूनी रूप से पति था। इस स्थिति में डीएनए टेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह कानून की अवधारणा को, प्रिजम्पशन को तोड़ने वाला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर्टिकल 21 की गरिमा की भी बात की। कोर्ट ने कहा इसके बाद आर्टिकल 21 की प्राइवेसी और बॉडीली ऑटोनॉमी की बात आती है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने केस पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया जो 2019 का केस था, इसके भीतर दिए गए एक 3 स्तर वाले टेस्ट का अनुसरण किया। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कंपेल करना मानवीय गरिमा और उसकी शारीरिक स्वायत्तता पर गहरा आक्रमण है। महिला की शिकायत में ऐसा कोई तार्किक आधार नहीं है जो इस जबरदस्ती डीएनए टेस्ट को उचित ठहरा सके। चीटिंग और हैरेसमेंट जैसे आरोपों का डीएनए टेस्ट से क्या लेना देना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि विज्ञान की सटीकता है, ठीक बात है, लेकिन कानून के संरक्षण को विज्ञान की सटीकता भंग नहीं कर सकती। कानून हमेशा विज्ञान के ऊपर नियंत्रण रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एलिगेशन की प्रकृति क्या है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अभी एक रिसेंट केस इनायत अली वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 का केस था, उसका हवाला देकर यह कहा कि जहां आरोपों का बच्चे की पैटर्निटी पहचान से कोई सीधा संबंध ना हो, उसके पितृत्व को ढूंढने का कोई सीधा संबंध ना हो, वहां डीएनए टेस्ट को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। महिला ने एक दूसरी बात भी कही। उसका तर्क था कि डीएनए टेस्ट न करवाने पर कोर्ट को आरोपी के बारे में नकारात्मक अनुमान लगा लेना चाहिए कि हाँ, यही व्यक्ति दोषी है क्योंकि ये बच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अपना एक दूसरा केस देखा। अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया 2023 का केस था। इसके बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस सिद्धांत को मानते हुए महिला के तर्क को अस्वीकार कर देते हैं। जब तक आरोपी के इनकार से किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो, तब तक उसे परेशान नहीं किया जा सकता। जब तक 112 एविडेंस एक्ट की कानूनी प्रिजम्पशन अपनी जगह कायम है और महिला के पति की एक्सेस को डिस्प्रूव नहीं किया जाता है, तो आरोपी के डीएनए टेस्ट की कानूनी जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और अपलेंट डॉक्टर को बरी कर दिया, उसको राहत दी। यहां सबसे महत्वपूर्ण यह बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि महिला के विवाह के चलते बच्चे का पितृत्व महिला के पति की ओर जाता है, तो उसको तोड़कर डॉक्टर का डीएनए टेस्ट करके डॉक्टर को जबरदस्ती पिता घोषित करना कानून के विरुद्ध होगा। इसलिए हम यह नहीं करते हैं।
कानून और विज्ञान के इस द्वंद्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक और गहरी बात भी संकेतों में कह दी है। इस जजमेंट से यह ध्वनि निकलती है कि कोर्ट वही देखती है जो एक अनुभवी एडवोकेट उसके सामने सलीके से प्रस्तुत करता है। सेक्शन 112 की प्रिजम्पशन, महिला तक उसके पति की लगातार पहुंच, इन कारणों से आरोपी के डीएनए की टेस्ट की मांग को आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया। एक अनुभवी एडवोकेट कोर्ट में किसी भी पक्ष की सबसे कीमती पूंजी होता है, वही कानून के सब विस्तारों को कोर्ट के सामने दिखा पाता है। इसलिए किसी भी गंभीर मुकदमे में इंडियन लीगल सिस्टम जैसी एक अनुभवी और रिसर्च टीम ही आपको वह दिशा दिखा सकती है जो कोर्ट के मन में सही प्रश्नों को पहले तो पैदा कर सके और फिर उन प्रश्नों के उत्तर भी रिकॉर्ड पर रख सके। आइए आगे आकर इंडियन लीगल सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।